इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के धारावी में मस्जिद में अतिक्रमण को लेकर आज सुबह बड़ा विवाद हो गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची बीएमसी की टीम को लोगों ने रोक दिया, बीएमसी की गाड़ी भी तोड़ दी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीएमसी ने मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। इस दौरान बीएमसी कार्रवाई नहीं करेगी। बीएमसी की गाड़ियां अब लौट गई हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल जो मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, वो हिस्सा नहीं हटाया गया और बीएमसी की टीम वापस लौट गई है। 8 दिन का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया है। आज सुबह जब टीम पहुंची वहां पर कार्रवाई करने के लिए, मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए, उस वक्त पर काफी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां तक कि बीएमसी की टीम जिस गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंची थी, उस गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। उसके बाद वहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई और अब बड़ी खबर यह है कि बीएमसी की टीम वापस लौट गई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 8 दिनों का समय दिया गया है मस्जिद कमेटी को। ये 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण पर एक्शन जो करने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी। अगली तस्वीर देखिए, सड़क पर किस तरीके से मुस्लिम समाज आपको बड़ी संख्या में नजर आएगा, क्योंकि जब बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन जब टीम जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा होता है और विरोध प्रदर्शन करना शुरू करता है। हालांकि अब बीएमसी की टीम वापस लौट गई है और अभी 8 दिन का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया है। तो आपने तस्वीरें देखी और कहीं ना कहीं आज सुबह जो बड़ा विवाद वहां पर हुआ, उसके बाद स्थिति चिंताजनक जरूर बनी हुई थी, लेकिन आपसी बातचीत वहां पर की गई बैठकर और यह समझाने की कोशिश की गई कि जो अवैध निर्माण है इसको हटाने की कोशिश यहां पर बीएमसी की तरफ से की गई है। लेकिन अब फिलहाल देखिए, बीएमसी की तरफ से 8 दिनों की मोहलत वहां पर मस्जिद कमेटी को दी गई है। क्या कुछ आज मीटिंग? आज 6 से 8 दिन का टाइम दिया है। अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट का हम लोग स्टे लेंगे बस। और आगे आपका कोर्ट जाने वाले? हाँ, आज के आज ही हम लोग मूव करेंगे। अब हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग करके लेंगे। तो देखा आपने मुंबई के धारावी में आज सुबह सुबह जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है, कोशिश ये थी कि जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बीते दिनों से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि इस अवैध हिस्से को हटाया जाएगा, और जब वही कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। इसी खबर पर अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सूरज, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपसी बातचीत करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी और बातचीत का नतीजा ये कि 8 दिनों का समय प्रशासन की टीम ने दिया है मस्जिद कमेटी को, और इस बातचीत में क्या सामने आया है? 8 दिनों के बाद क्या बीएमसी की टीम दोबारा वहां पर पहुंचेगी कार्रवाई करने के लिए, या क्या हुआ उस मीटिंग में? देखिए, जब ये नोटिस दी गई मस्जिद को, जो उसका अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने के लिए यहाँ पे बीएमसी की टीम आए, तब यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो सड़क पर आ गए, बैठ गए, उन्होंने बीएमसी को रोका। जिसके बाद यहाँ पे जो बड़े नेता है वो इसी पुलिस स्टेशन में आए, जहाँ पर वरिष्ठ जो नागरिक हैं यहाँ के लोकल और या फिर मस्जिद के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके बीच में बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 8 दिन तक अब बीएमसी यहाँ पर नहीं आएगी, ना किसी तरह की कार्रवाई करेगी। बीएमसी ने मस्जिद को समय दिया है। मस्जिद अब इसके आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो देखिए, अब ये लीगल बैटल हो गई है मस्जिद के ट्रस्टियों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। तो जाहिर सी बात है, अब 8 दिन का समय मिला है, तो 8 दिन में जाहिर सी बात है कि किसी न किसी तरह का निर्णय आ सकता है। तो अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि 8 दिन बाद क्या होगा। लेकिन अगर लीगली इस केस को समझें तो सूरज ये समझाइए कि जैसे वहां के लोग भी कह रहे हैं कि मस्जिद बहुत पुरानी है, तकरीबन 40 साल पुरानी ये मस्जिद है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धारावी में तो कितने ऐसे अवैध निर्माण है जिन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, आखिर मस्जिद पर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? तो प्रशासन की टीम से की तरफ से क्या पहले कोई ऐसा नोटिस दिया गया था जिसमें ये बताया गया, क्योंकि पूरी मस्जिद को नहीं गिराया जा रहा, केवल अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, क्या भरोसे में नहीं ला पा रही है प्रशासन की टीम वहां पर इन लोगों को? देखिए, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जब किसी भी अवैध निर्माण का काम अगर शुरू होता है तो बीएमसी का काम है, उनकी एक स्क्वाड होती है जो हर ऐसी चीज़ों पे नज़र रखती है। तो क्या उसकी नज़र में ये चीज़ क्यों नहीं आई तब जब इस तरह का निर्माण काम हो रहा था, जैसा कि बीएमसी का दावा है कि अवैध निर्माण काम हुआ है?
तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो बनने के बाद आखिर उनकी नींद क्यों खुली? यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर शुरुआती दौर पर ही लोग आते, रोक लेते तो इस तरह का माहौल यहाँ नहीं बनता। शायद उस वक्त कोई और रास्ता निकाला जाता, अगर उन्हें कहा जाता कि किस तरह की परमिशन चाहिए, अलग जो तकनीकी चीज़ें हैं, शायद उस चीज़ों की ओर विचार किया जाता। लेकिन एक बार अगर कोई ढांचा तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर प्रशासन की आँख खुलती है तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी के पार्ट से भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल लोगों की आस्था का विषय है। लोग यहाँ पर सुबह से ही खड़े थे, जिनकी मांग थी कि जो भी एक्शन बीएमसी प्लान कर रही है वो एक्शन ना ले। जिसके बाद जो मीटिंग हुई, मीटिंग में 8 दिन का समय मिला है। 8 दिन के बाद अब देखा जाएगा कि बीएमसी को क्या आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और अगर जो स्थानीय लोग हैं, ट्रस्टीज हैं मस्जिद के, वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट किस तरह के डायरेक्शंस देता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज आपने। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े जरूर होंगे कि जब निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था उस वक्त पर आखिर रोक क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि अब अगर इस तरीके का माहौल हुआ है तो लोग इसे अपनी भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अब देखिए, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि लोग शांति बनाए रखें, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। इस पूरे मामले को लेकर वर्षा गायकवाड़ का बयान सुनिए। शांतता मार्ग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांतता पूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगिति मिली है और सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है, सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे और एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं। अब देखिए, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मस्जिद विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की पार्टी पर हमला किया है। किरीट सोमैया का कहना है कि मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश हो रही है। लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धारावी में अनधिकृत मस्जिद बनाना, बढ़ाना, लैंड ग्रेबिंग करना, लैंड जिहाद को, और जब सरकारी कर्मचारी अनधिकृत बांधकाम तोड़ने के लिए आते हैं तो मुस्लिम समाज को उकसाना, दंगा फसाद करने का काम उद्धव ठाकरे, सेना और कांग्रेस के नेता करते हैं। अरे अरविंद सावंत खुद भिंडी बाजार में भाषण में कहते हैं कि मस्जिद की एफआईआर डबल करनी चाहिए, कार्रवाई होगी ही। तो कुल मिलाकर जो अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी, फिलहाल 8 दिनों के लिए इस पर रोक लगाई गई है। सूरज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बात करेंगे, जहां पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिरमौर के शिलाई में देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट किया, वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों के खिलाफ हल्ला बोल किया, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। सिरमौर के शिलाई में जहां देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की ये तस्वीरें हैं। हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन आपको यहां पर नजर आ रहा है, वक्फ बोर्ड और घुसपैठियों का विरोध करते हुए। देवभूमि संघर्ष समिति यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये मांग हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से की जा रही है। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, हिंदू संगठन जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जोरदार नारेबाजी, क्या इनकी मांग है और घुसपैठियों को लेकर क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पूजा, जो आग शुरू हुई थी, जो चिंगारी शुरू हुई थी शिमला से, वो अब राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाती हुई नजर आ रही है। सिरमौर का जो शिलाई इलाका है ग्रामीण परिवेश का इलाका है और हिमाचल प्रदेश सरकार में जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो तमाम संगठन के लोग हैं, देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और मांग ये की जा रही है कि एक तो जो राष्ट्र के स्तर पर वक्फ बोर्ड है उसको भंग कर दिया जाए,
उसकी कोई जरूरत अब हिमाचल प्रदेश और पूरे देश भर में नहीं है। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। इन ग्रामीण परिवेश के इलाके के लोगों का ये कहना है कि जब से बाहरी राज्यों से लोग शिलाई में आने लगे हैं उसके बाद यहाँ पर चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, यहाँ पर छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई है और शिलाई इलाके में क्राइम का जो रेट है वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है और बाहरी राज्यों से आने वाले लोग इस क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में ये लोग मांग कर रहे हैं, नंबर एक तो वक्फ बोर्ड को बंद किया जाए और दूसरा जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर उसको वेरिफिकेशन के साथ लाया जाए और कम से कम लोग हिमाचल प्रदेश में लोग आए और जो हिमाचल प्रदेश पर अधिकार है वो पहला अधिकार हिमाचलियों का हो। ये मांग यहाँ पर देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से है। पूजा, शुक्रिया अंकुश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी की। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम को 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी के साथ ही 5 और मंत्री भी शपथ लेंगे। तो दिल्ली को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगी। शाम को 4:30 बजे कार्यक्रम होगा जब आतिशी शपथ ग्रहण करती नजर आएंगी और आतिशी के साथ साथ 5 और मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये देख लीजिए, उनका 11 साल में कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर, 2013 से लेकर 2024 तक किस तरीके से राजनीतिक सफर तय किया है आतिशी ने, वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में 2013 में वो शामिल हुई, उसके बाद पूरी दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 2015, 20, 23, 24 जिस तरीके का उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता चला गया, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिए, गोपाल राय एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले गोपाल राय ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। गोपाल राय का कहना है कि आखिरी 3 महीने में जनहित का काम पूरा करना यह सरकार की प्राथमिकता होगी। गोपाल राय ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही चुनाव होंगे। गोपाल राय जी हैं जो कि तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं पिछले 9 सालों में। गोपाल जी, ये तीसरी बार है जब 9 साल की केजरीवाल कैबिनेट में आप मंत्री रहे और हालांकि इस बार आपका मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो जो नया मुख्यमंत्री के साथ आप काम करेंगे, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या आपकी रहने वाली प्राथमिकता क्या रहने वाली है, थोड़ा बताइए। देखिए, बार चाहे जो भी हो, काम एक ही है, अरविंद केजरीवाल के मिशन को पूरा करना है। जब से आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। वो काम किया जो पुरानी सरकारें देश के अंदर किसी राज्य में नहीं कर पाई। काम का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इन्हीं कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र शुरू किया। फर्जी चक्रव्यूह बनाए गए, सभी नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन काम हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से जब बाहर आए, उन्होंने एक निर्णय लिया कि सर्वोच्च अदालत ने हमें जमानत पर जेल से बाहर किया है, सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होता, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होगा, जब तक जनता हमें दोबारा चुन के नहीं भेजती है, मैं मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं संभालूंगा। ये पहली बार हुआ इतिहास में। इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने नए मुख्यमंत्री को बनाने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट भी शपथ ले रही है और हम सब मिलकर के, हमारी कोशिश यही है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों को और कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए अगले महीनों में, और दूसरा सब लोग मिल करके कैसे जनता के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने त्याग पत्र दे दिया, हम सबकी अब जो जिम्मेदारी और प्राथमिकता है कि जनता के साथ मिल करके प्रचंड बहुमत से दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए। लेकिन गोपाल जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भले कोई भी हो, सरकार जिस दिशा निर्देश से चलेगी वो अरविंद केजरीवाल के ही होंगे, पार्टी भी उसी से चल रही है, तो ये खाली बीजेपी का भी ये आरोप, ये खाली बस ये एक दिखावट भर है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आपको अपने ऊपर लगे तमाम एलिगेशंस को धोना है और वो आपकी एक कवायद है। मसला धोने का नहीं है,
अरविंद केजरीवाल ने तो जनता की अदालत में जाने का फैसला ही किया है। भाजपा भी जाएगी, जनता तय करेगी ना। उन्होंने जितना लीपापोती की है, उनको लगता है कि अब धुल जाएगा, तो फ्रॉड कितने दिन तक टिकेगा, फर्जीपन कितने दिन तक टिकेगा। उनको डर इससे नहीं लग रहा है, डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल के त्याग पत्र दे करके जनता के अदालत में जाने के फैसले से डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है और दिल्ली के लोगों को पता है भी सच्चाई क्या है। लेकिन जहां तक बात है, देखो अरविंद केजरीवाल के कामों को ही इस नए मंत्रिमंडल को पूरा करना है। अरविंद केजरीवाल ने जो सारी बुनियाद रखी है, आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है और उसको आगे हमें गारंटी करना है, अरविंद केजरीवाल ने रखी है। अगर लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है और उसे हमें पूरा करना है, उसकी रक्षा करना है। बीजेपी चाहती है खत्म करना। स्कूल जो बन रहे हैं अच्छे, उसे हमें पूरा करना है, अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों के जितने काम हैं वो अरविंद केजरीवाल की बुनियाद पे रखे गए काम हैं। हमारे नए मंत्रिमंडल का, हमारे नए मुख्यमंत्री का काम ही यही है, अरविंद केजरीवाल के जो काम है उनको अंजाम तक पहुंचाना और दूसरा दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के प्रचंड बहुमत से दोबारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। यही हमारा टास्क ही है, इसी मिशन पे हम आज से लगने वाले हैं। गोपाल राय जी सीधे तौर पर ये नहीं बता रहे उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने पर्यावरण विभाग में काम किया है। उनका कोशिश ये रहेगी कि इस विभाग में काम बेहतर कर सकें और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने जो मंत्रिमंडल तैयार किया है वो लगभग वही मंत्रिमंडल है जो पहले था। तो ये मान के चलिए कि उन तमाम विभागों को भी कुछ इस तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की कोशिश दिल्ली के किले पर एक बार फिर जीत हासिल करने की रहेगी, जो कल यानी रविवार से शुरू भी हो जाएगी। तो दीपक रावत गोपाल राय से बात कर रहे थे, उस बातचीत को आपने सुना और अब दीपक सीधे हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे बात करेंगे। दीपक, जिस तरीके से गोपाल राय कह रहे हैं कि जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने हमारी प्राथमिकता होगी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि समय अभी बहुत कम है, 3 से 4 महीने का, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी आप क्या देख पा रहे हैं, जब आपने गोपाल राय से भी बात की या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं से भी आप बात करते हैं, इन 4 से 5 महीनों का आम आदमी पार्टी का प्लान आपको क्या नजर आता है आतिशी के अंडर, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाली है? पूजा, इस पूरे मामले को कुछ इस तरीके से समझना होगा कि आम आदमी पार्टी को एक तो संगठन के लिहाज से, ऊपर पब्लिक के मतलब डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाना कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन झूठे हैं, ये सबसे बड़ी कवायद होगी आम आदमी पार्टी की। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये सीधे तौर पर ये कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री कोई और होगा और मैं जनता के बीच जाऊँगा। यानी कि वो खुद समझाने की लोगों को कोशिश करेंगे कि जो कथित शराब घोटाला जिस पर जाँच चली, उनको जेल जाना पड़ा, दूसरा उनके बंगले को लेकर कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी में जी रहे हैं, दिल्ली के काम नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की जो नैरेटिव एक सेट कर दिया था बीजेपी ने उनके खिलाफ, उस नैरेटिव को धोना उनकी कोशिश होगी और इसमें अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो खुद ही मैदान में उतरे। इसलिए कल से वो जंतर मंतर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा जो काम है आम आदमी पार्टी का वो रहेगा कि सरकार में रहते हुए जो 2-3 बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि उनकी तरफ से हो, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि जेल चले गए और कैबिनेट में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कम ही रहा। तो अब ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में कुछ ऐसे बड़े फैसले जो है कैबिनेट के जरिए सामने आने वाले, जिसमें एक बड़ा फैसला है 1000 रुपये हर महीना 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला को उनके खाते में भेजना। ये एक बहुत बड़ी योजना जो है अरविंद केजरीवाल की थी, जिसे वो लाना चाहते थे और कम से कम इसके बलबूते उनको लगता है कि चुनाव में एक बड़ा फायदा भी होगा। तो इस फैसले को लेकर भी कैबिनेट की बैठक जल्द से जल्द होगी और इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। दूसरा, तमाम एलिगेशन इस बात को लेकर भी लगते रहे कि सरकार का कामकाज ठप है, मुख्यमंत्री जेल में है, वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहा और ऐसे में कामकाज कैसे होगा। तो वो भी एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। कामकाज रुका नहीं है, हमने नया मुख्यमंत्री तय कर दिया है, अब कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है, फाइलें साइन भी हो सकती हैं और नई स्कीम भी लाई जा सकती है। तो वो दोनों तरफ से पैरेलल एक काम करने की कोशिश होगी, लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी। हम दिल्ली में सरकार भी बेहतर चला सकते हैं और दिल्ली में पार्टी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो उसी नैरेटिव के साथ आम आदमी पार्टी और उनका पूरा जो ये सरकार है जो आज शपथ ले लेगी, वो काम करने की कोशिश करेगी। पूजा, शुक्रिया दीपक आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं आतिशी। शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आगे बढ़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को ऑफर दिया है। कुमारी सैलजा को बीजेपी के साथ आने का ऑफर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दिया गया। कहा कि कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर कलह बढ़ गई है, हमारी दलित बहन का अपमान हुआ,
कांग्रेस से नाराज चल रही है कुमारी सैलजा। दरअसल टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को तरजीह देने पर वो नाराज हैं और हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं कुमारी सैलजा। सिरसा की बात की जाए या अंबाला की बात की जाए, इनकी विधानसभा सीटों पर एक बड़ा प्रभाव रखती हैं और कांग्रेस की बड़ी दलित नेताओं के चेहरों में से वो गिनी जाती हैं। अब ऐसे में कांग्रेस से कुमारी सैलजा की नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसी बीच जिस तरीके से कुमारी सैलजा को ऑफर मिल रहे हैं, पहले आकाश आनंद का ऑफर और अब तो खुद मनोहर लाल खट्टर कुमारी सैलजा को ऑफर दे रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर, तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने, ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना कुमारी सैलजा को बीजेपी में ऑफर देते हुए, और अब देखिए कुमारी सैलजा की इस नाराजगी पर सीएम सैनी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलित समाज का अपमान किया, कांग्रेस बाप बेटे से बाहर नहीं निकलना चाहती है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। कुमारी सैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब सैलजा की बारी है। अब सैलजा की आवाज़ दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। सैलजा बड़ा अपमान, मैंने कहा दलितों की बड़ी नेता है, ये इतना बड़ा अपमान, और ये नहीं चाहते बापू बेटे से बाहर निकलो। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू से अमित शाह ने परिवारवाद पर प्रहार किया है। 3 परिवार का सल्तनत खत्म करने वाला चुनाव है। 3 परिवारों ने दहशतगर्दी फैलाई, ये कहना है अमित शाह का। अग्निवीरों को 20% कोटा देंगे, 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जम्मू कश्मीर में 10 लाख का मुफ्त इलाज होगा। ईद पर 2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ये दावे अमित शाह की तरफ से किए गए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा में सड़क हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरी। ये वीडियो सामने आई। कार ने स्कूटी को पहले टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि लड़की फ्लाईओवर के बीच के गैप में बने सीमेंट ब्लॉक पर ही अटक गई और गिरने से बच गई। इस तरीके से उसकी जान बची। लेकिन ये पूरा वाकया देखिए नोएडा में किस तरीके से सामने आया। स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मारी और कैसे इस गैप के बीच में फंस करके वो बच पाई। देख रहे हैं आप, ये जो 2
लेन के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। इसी गैप में गिरने की वजह से जो स्लैब है, यहाँ स्कूटी सवार लड़की बच पाई। नोएडा से आया ये वीडियो। हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की फ्लाईओवर से नीचे गिरी और कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि बाल बाल बचना इसे ही कहते हैं कि टक्कर मारने के बाद जिस फ्लाईओवर से ये लड़की स्कूटी सवार नीचे गिरी, 2 लेन के बीच में बनी स्लैब पर गिरने की वजह से ये बच पाई। नोएडा के सेक्टर 31 से ये सामने आई वाकये की तस्वीरें देखिए आप। किस तरीके से कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी और ये फ्लाईओवर से स्कूटर नीचे गिरी, लेकिन एक स्लैब पे 2 लेन के बीच में बने हिस्से में ये स्कूटी गिरी और जान बची। बाल बाल बचना इसे ही कहते हैं। जहां आप देख सकते हैं इसी स्लैब से नीचे उतारा गया स्कूटी सहित इस लड़की को, इस युवती को जिसे कार ने टक्कर मारी। लेकिन किस तरीके से यहाँ गनीमत रही कि इस गैप के बीच में स्कूटी फंसी और वो बची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बाल बाल बचना या जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाला पूरा वाकया यहाँ पर लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर लड़की स्कूटी से जा रही थी, कार ने पीछे से टक्कर मारी। लेकिन देखिए ना, ये 2 लेन के बीच में हल्का सा गैप है और वहाँ पर इस बच्ची की, इस लड़की की जान जाने से बच पाई। अंकित से ज़्यादा डिटेल लेते हैं। अंकित, ज़रा बताएं कि अभी क्या हालत है और क्या है ये पूरा वाकया? जी देखिए, मैं बता दूं, करीब 20 मिनट पहले की घटना है। जो नोएडा एलिवेटेड रोड है, उसका अज्ञात वाहन बताया जा रहा है। जो कार है उसमें स्कूटी सवार पर ये युवती थी जो बाकायदा जो है नोएडा की तरफ जा रही थी। अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद युवती उछल कर, कह सकते हैं कि इस टक्कर की जोरदार थी कि बाकायदा जो एलिवेटेड के बीच में पिलर रहते हैं, वहां जाकर लड़की उछल कर बाकायदा वहां जा गिर गई। और गिरने के बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने लड़की को वहां से निकालने, जो युवती को निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पिलर काफी नीचे था, जिसे निकाल नहीं सके। जिसके बाद दमकल विभाग की बात की जाए तो मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौजूद हैं और रेस्क्यू करके लड़की को बाकायदा नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही है, लड़की को काफी कह सकते हैं कि चोट आई है, लेकिन लड़की की स्थिति जो स्थिर है और अब फिलहाल उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू के बाद जो नजदीक के अस्पताल है वहाँ पर लड़की को ले जाकर उसका जो है इलाज कराया जाएगा। जी बिल्कुल, ये चौंकाने वाला मामला है, जहाँ पर आप देखिए ना किस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर ये स्कूटी सवार लड़की जा रही थी, किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, लेकिन फ्लाईओवर से सीधे नीचे गिर सकती थी। लेकिन यहाँ किस्मत, और जहां इस स्लैब पे आप ये पूरी हलचल देख रहे हैं ना, यहीं पर स्कूटी सवार लड़की गिरी है और लोगों ने पहले तो कोशिश किया कि यहाँ से इसे तुरंत नीचे उतारा जाए। अंकित कौशिक यही बता रहे थे कि सेक्टर 31 के पास ये पूरा वाकया पेश आया है। काफी ट्रैफिक लग गया था अंकित जिस वक्त ये पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। अभी इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। की जाए तो अभी लड़की को फिलहाल दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू करके नीचे उतार लिया गया है और अब जो है कह सकते हैं कि अस्पताल के लिए लड़की को रवाना किया जा रहा है। वहीं जिसके कारण आसपास इलाके में काफी कह सकते हैं सड़कें जाम हो गई थी कुछ समय के लिए, काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके कारण जो है लोगों को भी कह सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए जो आवाजाही में भी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति इस घटना को है। कि आपको बता दूं कि जो पिलर है काफी ऊंचे हाइट पे है, तो जो नीचे खड़े लोग हैं वो भी काफी नजदीक से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो इसी के चलते तमाम जो लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद जो लोकल कह सकते हैं जो पुलिस है वो भी वहाँ मौके पे पहुंची थी और कहीं ना कहीं क्योंकि हाइट काफी थी एलिवेटेड पिलर के बीच की, तो ये कह सकते हैं कि दमकल विभाग को सूचना दी गई और दमकल विभाग ने कह सकते हैं कि जो अपनी गाड़ी के और जो सीढ़ी के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से लड़की का रेस्क्यू किया है। और जो ये कह सकते हैं कि गनीमत ये रही कि लड़की को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है। बहरहाल अब फिलहाल उसको अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। जी अच्छा, कितने देर में दमकल की गाड़ी आई होगी? क्योंकि देखिए ये सभी जानते हैं कि ये बहुत बिजी रूट है, यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक जैसी सिचुएशन रहती है, चलती ट्रैफिक की बात कर लें, नीचे तो काफी ट्रैफिक रहता है। कितने देर में ये हुआ? लड़की को कितने देर में रेस्क्यू कर लिया गया?
जी देखिए, आपको बता दूं कि करीब शुरुआत में जो राहगीर थे उन्होंने पहले प्रयास किया था कि एक्सीडेंट के बाद की जो लड़की को शायद निकाल सके, रेस्क्यू कर सके, लेकिन क्योंकि जो कह सकते हैं एलिवेटेड और जो पिलर है उसके बीच गैप काफी होने के कारण जो राहगीर हैं वो किसी तरीके से मदद नहीं कर सके, तो उन्होंने आनंद फन में पहले पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस जब मौके पहुंची तो पुलिस ने ही कह सकते हैं कि दमकल विभाग को सूचना दी थी। तो ये कह सकते हैं कुल ये लगभग जो है करीब 10 से 12 मिनट का रेस्क्यू चला है, जिसके दौरान दमकल के आसपास से काफी भीड़ भाड़ वाले जो है रूट है और यहाँ पे बाकायदा नजदीक फायर स्टेशन है, वो भी करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि लेकिन एक गनीमत ये एक अच्छी बात कह सकते हैं कि जो फायर स्टेशन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उससे 2 फायर स्टेशन नजदीक है। जो वाकई इस लड़के की किस्मत ही कहेंगे। मतलब अंकित सोचिए कि जिस तरीके से इतनी ऊंचाई पर ये फ्लाईओवर है, कोई भी इस विजुअल में देख के पता कर सकता है, लेकिन नोएडा में रहने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं बहुत ऊंचा फ्लाईओवर है और नीचे हर वक्त चलता ट्रैफिक है। हर वक्त यहाँ पे जो लोगों की भीड़ अभी आपको तमाशा देखने के लिए नजर आ रही है, वो लोग अमूमन चलते रहते हैं और यहाँ 2 पिलर के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, जिसे रेड बॉक्स में हमने आपके क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा हाईलाइट किया है, यहाँ पर वो लड़की स्कूटी के साथ गिरी। और जरा सोचिए, किस्मत इसे कहते हैं कि बगल में ही फायर स्टेशन है। जिस जगह पर ये पूरा वाकया सामने आया, बगल में अस्पताल, फायर स्टेशन, मिड नोएडा को जोड़ने वाला ये एलिवेटेड रोड है, काफी प्राइम लोकेशन है और ऐसी जगह पे 10 से 15 मिनट का ही वक्त लगा जब इसे बचा लिया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं लगा होगा ना अंकित कि अचानक से ये 2 पिलर के बीच में क्या हलचल है। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोगों का जमावड़ा लगा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद लोगों ने पहली बार इस तरह का हादसा देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है, उसके बाद पिलर के बीचों बीच कोई महिला या कोई फंस जाता है और लोग यही कुछ समय के लिए कैसे लोग यही सोच में रह गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसी के चक्कर में एक के बाद एक भीड़ लगनी शुरू हो गई और उसके बाद जो युवती है उसने मूवमेंट करनी शुरू करी तो लोगों जो नीचे खड़े लोग थे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि लड़की का ऊपर एक्सीडेंट हुआ है युवती का, उसके बाद शायद कोई है जो बीच में आके फंसा है। तो उसके बाद ये पूरा वाक्य शुरू हुआ है और उसके बाद ही जो राहगीर थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस पहुंची है और पुलिस ने भी जो प्रथम दृष्टया कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो एलिवेटेड रोड है और जो पिलर से गैप इतना है कि वो बिना रेस्क्यू, बिना इंस्ट्रूमेंट के लड़की को निकालना पॉसिबल नहीं। बिल्कुल अंकित, ये देखिए दूसरी तरफ जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद, लेकिन इस हल्के से बढ़े हुए पोर्शन पर ही लड़की को जब लोगों ने देखा होगा, इस युवती जो अपनी स्कूटी के साथ गिरी, तब लोगों को यकीन भी नहीं हुआ होगा कि यहाँ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने मुस्तैदी दिखाई, पहले तो कोशिश की कि खुद जाके देखे कि हुआ क्या, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर पिलर है, इतना आसान नहीं था स्कूटी के साथ किसी लेडी को सकुशल नीचे उतारना। लेकिन देखिए किस्मत क्या है कि बगल में फायर स्टेशन है, जिस जगह पे ये पूरा वाकया सामने आया वहाँ से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मौके पर ही ये जो दमकल कर्मी हैं वो अपने स्टेयर्स के साथ, सीढ़ियों के साथ पहुँचे और ये उतरने वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वजह से जिंदगी बच पाई। लेकिन किन किन वजह से यहाँ जिंदगी बच पाई, इस पूरे एक्सीडेंट में अंदाज़ा लगाइए आप, जिसकी सोच नहीं सकते हैं लोग कि इस फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद बहुत ही बुरी कंडीशन, नीचे ट्रैफिक, ऊपर से ऊंचाई, स्कूटी पे महिला और उसे पीछे से कार ने, अज्ञात वाहन ने धक्का मारा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्लैब और इस पर महिला को रेस्क्यू किया गया है। अंकित एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए कि रेस्क्यू कर लिया गया है, हॉस्पिटल पहुंच गई है महिला। जी देखिए, बिल्कुल महिला को कह सकते हैं फिलहाल सकुशल उतार लिया गया, लेकिन क्योंकि महिला ऊपर से गिरी है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ चोटें लगी हैं, हो सकता है कुछ दूर चोटें भी हो, वो क्या तो वो अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ही पूरी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू लगभग कर लिया गया है और जो महिला है उसको भी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। बहरहाल जैसे कुछ इसमें नई बात निकल के सामने आती है, हम दर्शकों को जरूर इस बारे में आगे की जानकारी देंगे। बिल्कुल, जिस फ्लाईओवर पे ये महिला जा रही थी उधर भी कैमरे इंस्टॉल हैं अंकित, बाद में पूरी डिटेल जब सामने आएगी तब कड़ियां जुड़ेंगी, तब और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से स्कूटी सवार महिला को पीछे से कार से, अज्ञात वाहन से टक्कर लगती है और वो फ्लाईओवर से नीचे गिरती है। लेकिन 2 फ्लाईओवर के लेन के बीच में पिलर का, क्योंकि एलिवेटेड रोड है, ये बीच में पिलर का एक हल्का सा एक्सटेंडेड हिस्सा है, यहाँ पर ये महिला आती है। लोगों ने देखा, पहले कोशिश की कि चलो खुद बचाएं, लेकिन बहुत हाइट है,
बाद में फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स मौके पर आते हैं, रेस्क्यू करते हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि अब लेडी को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। अब खबर बिहार के जमुई से है, जहां से जालसाजी का एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। युवक से 2 लाख रुपए को लेकर के जालसाजी की जाती है, उसे आईपीएस की वर्दी पहना दी जाती है। नतीजा ये हुआ कि नकली आईपीएस को असली पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। शरीर पर वर्दी तो है, लेकिन कमर इतनी पतली है कि बेल्ट एडजस्ट नहीं हो रहा है। सिर पर पुलिस की टोपी भी है, लेकिन ये टोपी चेहरे से भी बड़ी लग रही है। अब इस खाकी वर्दी वाले का स्वागत भी देख लीजिए। कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। दोनों कंधे पर 3-3 सितारे, कमर में पिस्टल, आईपीएस वाली टोपी, बाजू पर बिहार पुलिस का बैज। अब इसकी हकीकत भी जान लीजिए। यह है बिहार के लखीसराय जिले का मिथिलेश कुमार, जिसे जमुई जिले की पुलिस सड़क से पकड़कर थाने ले आई है। इस युवक ने बताया कि किसी जालसाज को इसने 2 लाख रुपए दिए और उसने इसे ट्रेनी आईपीएस अधिकारी बनाकर सड़क पर छोड़ दिया। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए, बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह को। कहाँ के है मनोज? खैरा का। कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख। गांव वालों को जब शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई और नकली पुलिस वाले को असली पुलिस वाले उठाकर थाने ले आए।